जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मीज़ली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, द नेम ऑफ डायनामिक्स, ठीक है? और डायनामिक्स चैप्टर भी बड़ा इजी चैप्टर है। अगर आपने काइनेमैटिक्स का फुल कॉन्सेप्ट ले रखा है, तो आप डायनामिक्स चैप्टर इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे चैनल पे आ चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसे आप ऑन करें, ताकि हर न्यू आने वाला जो लेक्चर है वो आप तक पहुँच सके। क्लियर? तो समझते हैं कि डायनामिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। स्टूडेंट, डायनामिक्स के अंदर भी आप मोशन ही के बारे में क्या कहते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपने काइनेमेटिक्स के अंदर डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमने डिस्कस करनी है, जैसे कि उसकी काजेस। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है, मतलब कि वो किस वजह से मोशन कर रहा है, किस वजह से उसे फोर्स लगी, कहाँ से फोर्स लगी, ये चीज़ भी हमने डायनामिक्स के अंदर क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है। क्लियर? तो हम इसे डिस्कस करते हैं। आज हम वन टॉपिक जो है 3.1 कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कहता है, इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम काइनेमेटिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। If the position, velocity, acceleration are were known at any time, the position and velocity of the moving body at another time would be completely described. वो कहता है कि प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम मतलब कि वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, पोजीशन होगी, हम सारा कुछ कंप्लीटली डिस्क्राइब कर चुके हैं। आगे ये कहता है, बट वन ऑफ द थिंग लेफ्ट आउट ऑफ दिस डिस्कशन वाज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। वही बात कर रहा है कि जो कॉज ऑफ एक्सेशन जो है, मतलब ये एक्सेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है किस वजह से हो रहा है, हमने कॉज हमने यहाँ पे क्या करनी है, डिस्कस करनी है। ठीक है? बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द स्टोन दैट पुल्स इट डाउन। ठीक है? अब ये एग्जांपल दे रहा है कि जैसे हम स्टोन को फेंकते हैं, ठीक है, लेकिन वो नीचे आता है, किस वजह से आता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। मतलब कि वो क्यों नीचे आ रहा है, इसकी खास है ना, वजह है ना, वो वजह क्या है, अर्थ की ग्रेविटी है। ठीक है? तो इसी तरह डायनामिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। डायनामिक्स क्या कहता है, डायनामिक्स इज कंसर्न विद द फोर्सेस दैट प्रोड्यूस चेंज इन द मोशन ऑफ बॉडीज। डायनामिक्स के अंदर आप क्या करते हैं, फोर्सेस का डिस्कस करते हैं, जो कि बॉडी के अंदर चेंज चेंज को लाता है। ठीक है? इस तरह डेयर 3.1 टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, मतलब कि फोर्स कहते हैं किसे। पहले हम डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स? कहते हैं कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट स्टार्ट स्टॉप्स और चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अब फोर्स जो है ना, बेसिकली पुश या पुल करती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी डोर को ओपन करते हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं या पुल कर रहे होते हैं। खोलना और बंद करना क्या है, पुश एंड पुल करना होता है। क्लियर? फिर आगे वो कहते हैं चेंज द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, मतलब कि वो डायरेक्शन को भी चेंज करता है, क्योंकि फोर्स के तो तीन काम है बेसिक, एक पुश करना, एक पुल करना, स्टार्ट या स्टॉप करना। ठीक है? इसी तरह डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज करना होता है। अब डायरेक्शन कैसे, फॉर मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ बच्चों को, कि फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट तो देखते होंगे, तो उसमें क्या है, बॉलर बॉल करवाते हैं। ठीक है? और बैट्समैन अगर लेग पे शॉट मारे, तो वो अपनी मस्कुलर एनर्जी बैट के ज़रिए से, देखो बॉल तो स्ट्रेट लाइन में आ रही, लेकिन आप लेग पे शॉट मारते हैं, डायरेक्शन चेंज हुई, किस वजह से हुई, बैट आपने इतनी फोर्स लगाई बैट के ज़रिए, ताकि कि वो जो बॉल की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, चेंज हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, फोर्स की तो ये मतलब कि डेफिनेशन आपने यहीं तक करनी है, जहाँ तक ये मैंने याद था। ठीक है? इसकी एग्जांपल भी आ गया कि एग्जाम्पल क्या है, कि व्हेन वी ओपन आवर डोर वी पुश और पुल इट बाय अप्लाइंग फोर्स, वही एग्जांपल होगी। ठीक है? इस तरह वी आर सिटिंग इन द कार वी पुश अगेंस्ट द सीट एज द कार टर्न राउंड द कॉर्नर। तो ये भी बेसिकली क्या है, कार की जो एग्जांपल दी हुई है, ये भी क्या है, एक फोर्स की एग्जांपल है। नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्स ट्रांसफर एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जब वो फोर्स लगा रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, वो एनर्जी ही ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं आप। ठीक है? एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वज़ह से आप अपनी मर्ज़ी से ऑब्जेक्ट को स्टॉप करते हैं या मूव करते हैं, या उसकी डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हो। ठीक है? यहाँ पे फिगर के अंदर भी बताया गया है कि टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ अ मैन हू मूव्स ए व्हील बैरो विद इट्स लोड। एक आदमी है जिसने ट्रॉली के अंदर, या व्हील बैरो भी इसे कहते हैं, उसने कुछ इसके अंदर मुझे तो ग्रास नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो वो इसके अंदर रखा हुआ। सम लेबर जो है वो ईंटें, या फिर इसके अंदर जो
बजरी वगैरह होती है, सीमेंट वगैरह होती है, वो भी लेके जा रहे होते हैं। तो बेसिकली वो क्या है, वो फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ट्रॉली को आगे पीछे लेके जा रहे होते हैं, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल हो गई। आपके पास एक डोर की एग्ज़ाम्पल हो गई, एक यहाँ पे व्हील बैरो की एग्ज़ाम्पल हो गई, ठीक है? अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, फ़ोर्स के बारे में तो पढ़ लिया। अब फ़ोर्स की ना कुछ टाइप्स हैं। एक डियर स्टूडेंट कॉन्टैक्ट फ़ोर्स होती है, एक क्या होती है नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स होती है, क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब कि कॉन्टैक्ट फ़ोर्स कौन-कौन सी है, ठीक है? आप इसकी टाइप्स भी लिखें और नॉन कॉन्टैक्ट कौन सी फ़ोर्स है, इस पे भी लॉन्ग बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आपने सारी ये याद रखनी है। तो पहले तो कॉन्टैक्ट फ़ोर्स को डिस्कस करते हैं। A contact force is the force that exerted by one object on the other at the point of contact। अच्छा डियर कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे ही होती है जो कि बेसिकली जिस कॉन्टैक्ट हो, मतलब कि फिजिकली कॉन्टैक्ट हो उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ उठाते हैं, आप अपना बैग उठाते हैं, तो आपके हाथ बैग को टच करेंगे तो आप बैग को उठाएंगे, ऐसे ही है ना? तो ये कौन सी फोर्स होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। आगे क्या अप्लाइंग फोर्स, पुश एंड पुल एंड ट्विस्ट, मतलब किस चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं या उसे मरोड़ते हैं, ठीक है? तो बेसिकली वो क्या है, वो आप फिजिकली कांटेक्ट कर रहे होते हैं, किसी आदमी को पकड़ने के लिए आप टच करना पड़ता है, तो वो जो फोर्स आप लगाएंगे वो कांटेक्ट फोर्स के अंदर आती है। अब इसकी काफ़ी सारे एग्जाम्पल दी हुई है। पहली कौन सी, फ्रिक्शन फोर्स। इट इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट दिस surface of one object comes in contact with the surface of another object। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसको इस साइड पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वो ज़मीन पर रखा गया। अब फ्रिक्शन फोर्स तो वो है जो कि रेजिस्ट करती है मोशन को, और वो दो स्लाइड के दरमियान होती है। देखिए अगर मैं इसे फोर्स इधर लगाऊंगा इस साइड पे, ये ज़मीन पे रखा हुआ है, ज़मीन की जो फोर्स है इसे रोकने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे हिट करने के बाद छोड़ देता हूँ, तो ये रुक जाएगा। किस वजह से रुकेगा, ज़मीन की रगड़ की वजह से रुकेगा, और जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक जो फ्रिक्शन है ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट अच्छा, नेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी, ये डेफिनेशन शॉर्ट में भी आती है लेकिन लॉन्ग में बन सकता है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर है ड्रैग। अब ये ड्रैग फोर्स जो है ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट के अंदर आएगी। कैसे, ड्रैग फोर्स इज द रेजिस्टेंट फोर्स काज्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू द फ्लूइड। अब वो कहते हैं ड्रैग फोर्स भी एक क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है, रोकने वाली फोर्स है, जो कि किसी फ्लूइड के अंदर होती है, बॉडी को रोकती है। फ्लूइड किसे कहते हैं, वाटर हो सकता है, कोई भी लिक्विड चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड। ये क्या होते हैं, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है स्विमिंग जब आप कर रहे होते हैं, तो आप बेसिकली आगे की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब कि ऐसे स्विमिंग जब कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आप आगे की तरफ जा रहे होते हैं, देखिए पानी की जो ड्रैग फ़ोर्स है वो आपको पीछे की तरफ धकेल रही होती है। अपने हाथों से आप मतलब कि स्विम कर रहे होते हैं ना अपने आप को, या फिर कश्ती चला रहे होते हैं, तो फिर भी वो के जो बने होते हैं उसके स्टिक जो बनी होती है, ठीक है? पैडल जो बने होते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? अगर वो पैडल चलाना रोक दें, कश्ती रुक जाएगी। किस वजह से रुकेगी? यही रेसिस्टिव फ़ोर्स जिसे हम ड्रैग फ़ोर्स कह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट है थ्रस्ट। बेटा थ्रस्ट जो है ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। अच्छा कॉन्टैक्ट इसमें क्या है कि क्योंकि पानी और आपके जो हाथ है वो टच हो रहे, तो ये क्या होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, ठीक है? अच्छा उसके बाद क्या है, थ्रस्ट किसे कहते हैं, इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। थ्रस्ट फोर्स वो होती है जब भी किसी लिक्विड के अंदर आप कोई भी चीज़ डिप करते हैं। आपने देखा होगा फुटबॉल है, आप बाल्टी में पानी लें, फुटबॉल को डिप करें, फुटबॉल को अपने हाथ से कंप्रेस करें, ठीक है? प्रेस जैसे करेंगे ना, तो छोड़ने पर वो ऊपर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि पानी भी तो फ़ोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। उस फ़ोर्स को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट फ़ोर्स कहते हैं, ठीक है? When we try to immerse an object in water, we feel upward force exerting on the object। यही बात लिखी हुई है यहाँ पे भी, ठीक है? जो मैंने आपको बता दी। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स इंक्रीज एज वी पुश ऑब्जेक्ट डीपर इन द वाटर। देखो जैसे जैसे उस फुटबॉल को बाल्टी में नीचे आप डुबोते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ से एमसीक्यूज भी मान सकते हैं, जैसे डीपर की तरफ जाएंगे
पानी की गहराई में जाएगी तो थ्रस्ट फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन फुटबॉल और पानी आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट में है, तो ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसी तरह एग्ज़ाम्पल में आप लिख सकते हैं, ए शिप कैन फ्लोट इन द सी ड्यू टू दिस फोर्स व्हिच बैलेंस द वेट ऑफ शिप। अब बेसिकली जब शिप जो है वो फ्लोट कर रही होती है ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो बेसिकली देखो शिप का वेट डाउनवर्ड है, लेकिन पानी का जो थ्रस्ट लग रहा है, पानी की फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रही है, जिसकी वजह से वो शिप क्या है, बैलेंस है और वो फ्लोट कर रही है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नॉर्मल फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द फोर्स सरफेस on the object laying on it. It acts outward and perpendicular to the surface. This is called the support force upon the object. नॉर्मल फोर्स क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पिक्चर पढ़ी है छोटी सी, ये कि ऐसे समझो बुक है जो कि टेबल पे रखी हुई गई है, ठीक है। अब टेबल पे रखी गई इसका जो बुक का वेट है ये क्या डाउनवर्ड है, बुक का वेट क्या है, डाउनवर्ड। तो वेट इसका डाउनवर्ड है, लेकिन ये तो इसका एक्शन है, लेकिन रिएक्शन भी तो होगा ना इसका। हर चीज़ का हर हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो जैसे आप किसी भी बॉल को आप दीवार पे मारते हैं वो आपका एक्शन है, लेकिन दीवार से कोलाइड करने के बाद वो जब रीबाउंस होगी वो क्या होगा, आपका रिएक्शन होगा। इसी तरह ये जो बुक है इसका वेट डाउनवर्ड है, लेकिन इसका रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो बेसिकली अपवर्ड रिएक्शन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से भी एमसीक्यूज आपका बन सकता है ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एयर रेजिस्टेंस, नाम से जाहिर है, it is the resistance opposition offered by air when object fall down it। स्टूडेंट्स एयर रेजिस्टेंस जो है ये आपने फील किया होगा जब आप बाइक चला रहे होते हैं या फिर बाईसाइकिल चला रहे होते हैं या फिर कार में बैठते हैं आप, अपनी विंडो को ओपन करें, हाथ बाहर निकालें, तो कोई ना कोई ऐसी फोर्स होती है जो कि आपको पीछे की तरफ धकेल रही होती है। इसकी आसान से एग्जांपल देता हूँ आपको। आप ऐसे करें, साइकिल चला रहे हैं, उसके पैडल आप मतलब कि पैडल से आप साइकिल चला रहे हैं। अब आपने पैडल लगाना छोड़ दी। जैसे आप छोड़ेंगे कुछ देर बाद साइकिल रुक जाएगी। किस वजह से रुकेगी? एक तो फ्रिक्शन की वजह से रुकेगी, दूसरा जो हवा आपको रोक रही है, ठीक है ना? हवा भी तो रोक रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एयर रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, टेंशन फोर्स किसे कहते हैं? स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि एक्सपीरियंस बाय अ रोप विद अ पर्सन लोड आर पुल्लिंग। रोप कहते हैं रस्सी को, टेंशन फोर्स हमेशा हमेशा रस्सी में होती है। वो कैसे? यहाँ पे देखो मैंने ना एक स्प्रिंग के साथ एक मैश को अटैच किया हुआ है और मैश जो है वो बेसिकली डाउनवर्ड है, ठीक है? स्प्रिंग के साथ या फिर यहाँ पे रस्सी के साथ भी ये देखें, ये रस्सी को ना ऐसे मैंने मतलब कि बना दिया। अब इस रस्सी के साथ मैंने बेसिकली, अब यहाँ पे देखें ये रस्सी जो है बिल्कुल क्या है, ढीली है, इसके अंदर आपको मतलब कि यहाँ पे देखिए ज़िगज़ैग जैसे नज़र आ रही है, लेकिन हम इसके साथ कुछ मैश जो है अटैच कर देते हैं, तो रस्सी बिल्कुल सीधी होगी। ये रस्सी के अंदर जो फ़ोर्स है ना, इसको हम टेंशन कहते हैं। रस्सी के अंदर जो फ़ोर्स होगी, उसको हम क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं या टेंशन फ़ोर्स भी, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है कि टेंशन फ़ोर्स कौन-सी होगी? कि जो रस्सी के अंदर होती है। देखो एक रस्सी आपने बाँधनी, वो तो फ्री फॉल मूविंग कर रही है, उस वक़्त उसके अंदर टेंशन फ़ोर्स नहीं होगी। टेंशन फ़ोर्स उस टाइम आएगी जब आप कोई चीज़ हैंग करेंगे, ठीक है? ये बात आप क्लियर कर लें। स्टूडेंट उसके बाद है लास्ट, इलास्टिक फ़ोर्स किसे कहते हैं? It is a force that brings certain material back to their original shape after being deformed. Example, रबर बैंड, स्प्रिंग या ट्रैपोलिन। अच्छा, ये इलास्टिक फोर्स वो होती है जिनके अंदर थोड़ी लचक होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बलून्स है, बलून्स को आप फिर देखो ना दोनों हाथों से खींचे, फिर आप छोड़ दें, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको आप डिफ़ॉर्म करते हैं, फ़ोर्स अप्लाई करते हैं और वो दोबारा मतलब कि जैसे ही आप फ़ोर्स रिमूव करते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो इन ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिक फ़ोर्स होती है। दूसरी एग्ज़ाम्पल क्या है, स्प्रिंग है। देखो यहाँ पे स्प्रिंग फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्प्रिंग है, ठीक है? इसको मैंने स्ट्रेच किया हुआ है, लेकिन जैसे छोड़ूँगा, तो ये अपनी पोज़ीशन में वापस आ गया। तो इसका मतलब है कि इस स्प्रिंग के अंदर जो फ़ोर्स है, वो कौन-सी है? इलास्टिक फ़ोर्स है। क्लियर? इसी तरह रबड़ बैंड, रबड़ जो होती है, ठीक है? रबर बैंड होते हैं जिससे आप चीज़ों को कवर भी करते हैं, तो बाँध भी देते हैं।
उसके अंदर इलास्टिसिटी डिसिप्लिन के अंदर एग्जांपल है। ये क्या है ट्रैम्पोलिन, ये आपने देखा होगा, ये अ, झूला होता है ये, जहाँ पे आप क्या करते हैं थोड़ा-सा आप जंप लगाते हैं, ठीक है? तो बच्चे भी मतलब कि वहाँ पे खेल रहे होते हैं, ट्रैम्पोलिन एक झूला टाइप होता है, ठीक है? ख़ैर ये तो था कॉन्टैक्ट फ़ोर्स क्या होती है, ठीक है? और कॉन्टैक्ट फ़ोर्स जो है बेसिकली अ अ, उसकी एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस किया, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स, ठीक है? नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स भी सिंपल टॉपिक है, ठीक है? नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स एक और नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स इज़ डिफाइंड एज़ द फ़ोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट व्हिच आर नॉट इन फिज़िकली कॉन्टैक्ट। अब इसके अंदर फिज़िकली कॉन्टैक्ट नहीं होगा। किसी भी चीज़ को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो आप हाथ नहीं लगाएँगे उसे, ठीक है? ऐसी जो फ़ोर्स होती है, इन्हें नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स होती है, तो इनको हम डिस्कस करते हैं कोई भी होती है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि एग्ज़ाम्पल में हम देख लेते हैं, अब वैसे तो ये सारी देखें ना, ये ग्रेविटेशन फ़ोर्स है, ठीक है? इसको डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट है, नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स है, डेफिनिशन तो आपने यहाँ तक करनी है। ये कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स आल्सो कॉल्ड फ़ील्ड फ़ोर्स, ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स आल्सो कॉल्ड फ़ील्ड फ़ोर्स। देखो फ़ील्ड फ़ोर्स क्यों कहते हैं? अच्छा, फ़ील्ड फ़ोर्स इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे जिनके अंदर नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स होंगे, वो एक लिमिट तक चीज़ों को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, ठीक है? उसके बाहर जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फिर ना तो अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा। ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, अब ग्रेविटेशन क्या है? ज़मीन की फ़ोर्स है। ज़मीन की ग्रेविटेशन फ़ील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे अट्रैक्ट करेगा ज़मीन। लेकिन अगर हम स्पेस में चले जाएँ या फिर स्पेस से बाहर चले जाएँ, ऊपर चले जाएँ, तो बेसिकली ज़मीन उसे अट्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है? तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फ़ोर्स के अंदर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेंसिल देख रहे हैं आप, इसको ऊपर की तरफ फेंक दे तो, ये खुद ब खुद नीचे आएगी। क्यों आएगी? ज़मीन के अंदर ग्रेविटी है, ठीक है? तो ज़मीन ही इसे खींच रही है, ज़मीन ने इसे पकड़ा तो नहीं है, लेकिन ज़मीन के पास ग्रेविटी है, वो इसे खींच रही है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फ़ोर्स किसके अंदर आएगी? नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स के अंदर आएगी, ठीक है? तो इसमें लिखना कैसे है कि जैसे यहाँ दरख्त है, एप्पल की एग्ज़ाम्पल दी हुई है, एप्पल नीचे गिर गया, ज़मीन पर आ गया। किस वजह से आया? क्योंकि ज़मीन की क्या ग्रेविटी है और इसकी वजह से क्या हुआ? नीचे आ गया, ठीक है? अच्छा, ये अगर आ गई एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, वैसे नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स है, इसकी भी क्या है आगे 2-3 एग्ज़ाम्पल हैं, ये भी लॉन्ग में आ सकता है, बन सकता है, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स अकेला भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो द ग्रेविटेशनल फ़ोर्स इज़ अट्रैक्टिव फ़ोर्स दैट एक्सिस्ट अमंग ऑल बॉडीज़ व्हिच हैव मास। अब ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो है उन तमाम बॉडी के अंदर मतलब कि अट्रैक्टिव फ़ोर्स है जिनके अंदर क्या है मास है। इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फ़ोर्स गिवन बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉन्ग रेंज फ़ोर्सेस है, इनकी क्या है बेसिकली हदूद ज़्यादा होती है और न्यूटन ने एक मतलब कि फ़ॉर्मूला दिया था F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 और r का स्क्वायर। यहाँ पे m1 m2 मैसेज है, सही है? और r क्या है उनके दरमियान फासला है। जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है? क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। क्या है? 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। अब यहाँ से जो एमसीक्यूज़ बनता है, ये बड़े डिफ़िकल्ट बनाते हैं एमसीक्यूज़। यहाँ पे -2m 1 लगा लेते हैं। बच्चा देखता है कि सही है, चलो भाई टिक कर दें। यहाँ पे m की पावर 2 है, वो -2 लगा दें। तो इस चीज़ को आपने देखना है, सही है? तो इसी तरह द सन ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट आवर सोलर सिस्टम इन द फिक्स ऑर्बिट। इसी तरह सूरज है, ठीक है? उसकी भी अट्रैक्शन है जिसकी वजह से हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या है एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये कौन-सी है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है? अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो नाम से ही था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 चार्ज के दरमियान। Electrostatic force acts between two charges object. The opposite charges attract each other and the similar charges repel each other. अब ये 2 चार्ज के दरमियान होती है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए, वो कहते हैं लाइक चार्ज, रिपेल करता है। मतलब एक जैसे चार्ज होंगे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक जैसे चार्ज जो है बेसिकली, ठीक है? जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव एक-दूसरे को क्या कहते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है,
अब ये बलून्स है, ये भी बलून्स है, दोनों क्या हैं रिपेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दोनों एक जैसे हैं, एक ही मटेरियल के हैं, ठीक है? तो एक बलून्स को अगर रब करें किसी भी कपड़े के साथ या अपने बालों के साथ, तो दूसरे बलून के साथ लेके आएँगे, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा क्योंकि मटेरियल एक जैसा है। तो रबिंग से वैसे ही चार्ज क्रिएट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप छोटे-छोटे पीसेस कर लें पेपर के, तो कंघी से अपने बालों को बार-बार ऐसे ज़ोर-ज़ोर से कंघी का काम करने के बाद उसी कंघी को अगर आप उस पेपर के करीब लेके आएँगे तो वो पेपर अट्रैक्ट हो जाएगा कंघी के साथ। क्यों? कंघी चार्ज हो गई है और चार्ज हमेशा रबिंग से पैदा होता है। तो यहाँ पे बलून्स जो है बेसिकली वो सेम मटेरियल के हैं, तो सेम चार्ज होगा तो सेम चार्ज यहाँ पे क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है बेसिकली। क्लियर? ठीक है? अच्छा नेक्स्ट है लास्ट मैग्नेटिक फ़ोर्स ये भी क्या नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स है। तो मैग्नेट की जो फ़ोर्स है वो मैग्नेटिक फ़ोर्स होती है, वो भी इसी तरह होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉज़िटिव नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान क्या होगी अट्रैक्शन होगी। लेकिन साउथ साउथ के दरमियान रिपल्शन होगी और नॉर्थ नॉर्थ के दरमियान भी क्या होगी रिपल्शन होगी। क्लियर? तो इसे रीड कर लेते हैं। इट इज़ अ फ़ोर्स व्हिच अ मैग्नेट एक्सर्ट ऑन अदर मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटीरियल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मतलब कि मैग्नेटिक ऐसा मटेरियल है जो कि फोर्स एक्सर्ट करता है मैग्नेट पर या मैग्नेटिक मटेरियल पर। मैग्नेटिक मटेरियल कौन से मेटल्स है, ठीक है। तो आपने ये तो डेली लाइफ में देखा होगा कि टॉयज के अंदर से भी मैग्नेट निकल आता है, फिर आप क्या करते हैं उसे मतलब कि फोर्स लगाते हैं आयरन आयरन के साथ या फिर निकल, ठीक है, कोबाल्ट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन पिन्स अटैक इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। तो ये देख रहे हैं, ये देखिए पिन्स आप देख रहे हैं, ये इसके साथ आके अटैक्ट हो गई विदाउट कॉन्टैक्ट। मतलब कि ऐसे होता है ना कि इस मैग्नेट ने इसे खुद तो नहीं पकड़ा, ये पिन्स पहले यहाँ रखी होंगी, ये मैग्नेट करीब लेके आए थोड़े से, ठीक है, टच नहीं किया होगा लेकिन पहले पिन्स इसके साथ अट्रैक्ट हो गई होगी। क्यों हो गई होंगी? क्योंकि इसके पास क्या है मैग्नेटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दी पोल्स ऑफ टू मैग्नेट कैन बी इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो इसी तरह जैसे ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है, इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होती है। एनडीपी जो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये भी क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये किन के दरमियान होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान होती है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? लेकिन इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ प वहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो है बेटा, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और किन के दरमियान होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान ईटीसी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। जो बात आपको समझ नहीं आई वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।